हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से बीच बीच में गैप हो जा रहा है, बट कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट नोट्स इसका प्रोवाइड करवा दें बिहार स्पेशल का, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी चल रहा है और इसके बाद आपका पॉलिटी जो बचेगा सेगमेंट उसको भी करवा देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग पीछे का वीडियो देख ही रहे होंगे, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो है वो थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, बिहार का जलवायु। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आई होप आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो या फिर आपका साइंस और बिहार स्पेशल का पोर्शन। अगर ये 4 मेजर सेगमेंट्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ईजिली आप आगे आने वाली जो 72वीं की बीपीएससी की पीटी का एग्ज़ाम है उसमें आप पीटी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने पढ़ाई में कंटिन्यू रहें और जितना हो सकेगा मैं भी अपने नोट्स के माध्यम से आपको इसमें हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बिहार का जलवायु। देखिए, जलवायु जो है ऑलरेडी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है। ठीक है, तो पहले उसको एक समझ लेते हैं मेजर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलवायु क्लाइमेट कहा जाता है इंग्लिश में इसको, जब किसी स्थान विशेष पर लंबे समय में यानी कि 35 से 40 साल मतलब एक मैक्सिमम एरिया टाइम मान लीजिए, जिसमें बदलने वाली मौसम की अवस्था को जलवायु कहा जाता है। मतलब एक लंबे समय में जब मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। जबकि किसी स्थान विशेष पर कम समय में, एक दिन या एक सप्ताह के अंदर बदलने वाली वायुमंडल की अवस्था जो होती है उसको हम लोग मौसम कहते हैं। तो ये आप क्लियर रखिएगा कि मतलब मौसम जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जबकि जो जलवायु जो होता है वो लंबे समय तक बदलने वाला जो मौसम होता है उसकी अवस्था को कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बिहार में 3 प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है, देख लीजिए कौन कौन। पहला तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, दूसरा भूमध्य सागरीय जलवायु और तीसरा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ये 3 तरह की जलवायु जो है मुख्य रूप से आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, न कि भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु बिहार में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, जैसे देखिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मानसून है तो इसको मैप के सहारे आप समझ सकते हैं। ये आपका छोटा सा ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब पे आप देख रहे हैं बीच में 0 डिग्री जो इक्वेटर है, जस्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की रेखाएं हैं, और इसी के बीच का जो एरिया है उसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का आप लोग जान रहे होंगे अवस्थिति जो है वो नेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वाला एरिया जो है इसी में भारत की अवस्थिति और इसी के अंदर बिहार है। ठीक है, इसीलिए बिहार में जो कौन सा पाया जाता है तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये आप क्लियर रखेंगे। और दूसरा भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय इन द सेंस कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि लौटता हुआ मानसून जो है वो भूमध्य सागर, आप लोग वर्ल्ड मैप अगर पढ़ते होंगे तो भूमध्य सागर की अवस्थिति आपको क्लियर होगी, जो कि अफ्रीका के जस्ट ऊपर वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भूमध्य सागरीय जो है जलवायु का प्रभाव जो है भारत पर देखने को मिलता है, और ये भारत पर जो प्रभाव दिखता है वही बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक कारण यहाँ है जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु जो है बिहार पे इम्पैक्ट दिखाएगी आपको। और तीसरा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। तो इसमें कुछ अंतर दिखते हैं तापमान को लेकर के, जैसे दिन के समय का तापमान अलग और रात के समय का तापमान अलग होता है। जैसे अगर मान लें हम दिन का समय है तो दिन का समय है और ये स्थल भाग और ये जल वाला भाग है, बंगाल की खाड़ी पता ही होगा आपको। तो स्थल वाला भाग जो होता है तो वो गर्म होगा, जिससे उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जब तापमान बढ़ेगा, प्रेशर लो होगा, तो जल से ठंडी हवाएं जो हैं इसकी तरफ मूव करेंगी। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। ये आप ज्योग्राफी का टर्म पढ़े होंगे। तो दिन में यही कंडीशंस होती हैं कि जो जल समीर जो है स्थल की तरफ मूव करता है। ठीक है, जबकि रात का कंडीशन जो होता है वही इसके अपोजिट हो जाता है, क्योंकि रात में जो होता है स्थल का तापमान कम और जल का तापमान अधिक हो जाता है, जिससे स्थल का प्रेशर अधिक और जल का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो स्थल समीर चलती हैं रात में। ठीक है, तो यही एक चक्र बनता है जिसको हम लोग संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानते हैं, और इसका इम्पैक्ट भी जो है आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को देखिए, ज्योग्राफी जब भी आपको समझना है तो ज्योग्राफी के टर्म्स को समझिए और विद मैप समझिए। अगर आप इजीली विद मैप समझते हैं, विथ मैप, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है, क्योंकि आप एक बार इसको समझ जाइएगा तो ये भूलेगा नहीं आपको। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कई बार हम लोग नेशनल वाला पढ़ते हैं टॉपिक, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार के जलवायु को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। कुछ होंगे जैसे उत्तर में हिमालय की अवस्थिति। नॉर्मली आप लोग को पता है कि बिहार की अवस्थिति के जस्ट ऊपर जो है वो हिमालय की अवस्थिति है, और इसमें एक शिवालिक का भाग जो है वो चंपारण वाले एरिया में है। पीछे इस सब वीडियो में आप लोग को बता रखे हैं। दक्षिण में पठार का विस्तार। बिहार का मैप अगर आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि जो दक्षिण में है पठार का विस्तार एकदम पूरब से पश्चिम फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी से निकटता। मैपिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता रखे हैं कि बंगाल की खाड़ी से हम लोग की दूरी कितनी है, और ये निकटता जो है वो प्रभावित करती है हमारे मानसून को। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी होता है। ऑलरेडी आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बता रखे हैं, अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं कि बिहार में 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो है वो पाई जाती है, जिसमें कि 96% जो है वो आपको बिहार की मैदानी भाग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून, जिससे कि पूरे भारत में वर्षा होती है, तो इसका असर जो है वो बिहार पर पड़ता है, और ये मानसून जो है वो अलग अलग समय के अनुसार बिहार में प्रवेश करता है। ठीक है। काल वैसाखी का प्रभाव, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे मानसून पूर्व वर्षा की बात करते हैं हम लोग, तो इन सब का इम्पैक्ट जो है वो बिहार में देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेजर फैक्ट्स हैं जो कि बिहार के जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। तापमान और वायु दाब। वर्षा के आधार पर हमारे यहाँ ऋतुओं को बांटा गया है, और इसमें 3 ऋतुओं को प्रमुखतया दिखाया गया है। कौन कौन ऋतुएं हैं ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है। ये 3 ऋतुएं आपको देखने को बिहार में मिल जाएंगी। देखिए पहला जो ग्रीष्म ऋतु है ये मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक आपको देखने को मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म जैसे ही खत्म होगा तो वर्षा ऋतु आएगी, मध्य जून से लेके आपको मध्य अक्टूबर तक दिखेगा। तो अब धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, वर्षा भी हो रही है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ सकते हैं। शीत ऋतु की बात करें तो ये मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य फरवरी तक इसका समय रहेगा। ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये विस्तार किस तरह से कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और तब सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधी पड़ने लगती हैं, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने लगती है, और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ता है। अब इसी चीज़ को देखिए थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाते हैं मैप के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, सूरज है, सूरज के जस्ट बाहर पृथ्वी की अवस्थिति है, और आप लोग को पता होगा कि ये क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इतना तो आप लोग जरूर बेसिक जानते होंगे। अब इसमें देखिए कुछ टाइम आपको लिखे हुए हैं, जैसे 21 मार्च हो गया, 22 जून हो गया, 23 सितंबर हो गया, 22 दिसंबर हो गया। तो ये टाइम आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इस अवस्थिति में जो है वो सूर्य यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब पूरी तरह से सीधे में होता है। ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए 21 मार्च और ये 23 सितंबर, ये 2 अवस्थितियाँ जो हैं वो विषुवत रेखा की हैं, 0 डिग्री इक्वेटर की। आप लोग पता होगा कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है उस पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो परपेंडिकुलर रहता है। जस्ट उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 22 जून को जो है वो कर्क रेखा पर वो सूर्य परपेंडिकुलर होता है, और उसी तरह से मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो परपेंडिकुलर, यानी कि सीधी रेखाएं सूर्य की पड़ती हैं एकदम परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम इसको एक ग्लोब पर बताएं आपको, तो ये कुछ इस तरह का अवस्थिति आपको दिखेगा। ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और उसके बाद फिर ये मकर रेखा है। ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि सूर्य की अवस्थिति जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी के बीच में जो है वो सूर्य मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। आने जाना, ये 2 चीज़। तो इसमें देखिए एक बार जाने के क्रम में और एक बार आने के क्रम में 2 बार जो है वो सूर्य विषुवत रेखा पर सीधी किरणें बिखेरता है। इसी वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर का 2 डेट है, और ये 22 जून का कर्क रेखा पर 1 और 22 दिसंबर का मकर रेखा पर 1 है। तो ये अवस्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है, यहाँ लिखे हैं क्या, सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण होने का तात्पर्य है कि सूर्य जो है वो उत्तर दिशा की तरफ मूव कर रहा है, उसी को हम लोग उत्तरायण करते हैं। और वही जब सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ मूव करता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। यह चीज़ आपको क्लियर होगी। तो जब सूर्य उत्तर की तरफ आएगा तो फिर क्या होगा, उत्तर दिशा में जो कर्क रेखा है वहाँ पे जो है उसकी किरणें सीधी पड़ेंगी, और बिहार की अवस्थिति भारत के साथ जो है वो उत्तर में कर्क रेखा के पास है। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी जाकर के कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। क्योंकि जब किरणें देखिए परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके बीच की दूरी कम होगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, जिस वजह से ग्रीष्म ऋतु का
विस्तार शुरू होता है और इसी का इम्पैक्ट आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो आशा है कि आपको ईजिली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको। बिहार में सबसे अधिक गर्मी जो है वो मई माह में पड़ती है और इस समय बिहार के मैदान का औसत तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कहेगा तो गया होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, ऐसे जनरली जब भी पूछेगा तो गया जो होता है सबसे गर्म स्थान पूरे बिहार का, और न सिर्फ या सिर्फ गर्म होता है बल्कि ठंडा भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है कि यहाँ पे पहाड़ी विस्तार है जो कि बिना पेड़ पौधों का है, इसी वजह से इसकी स्थलाकृति ज़्यादा गर्म हो जाती है। अभी देखिए, अब ये वर्ष के अनुसार बदल भी सकता है। जैसे जनरली अभी देखें तो पिछले साल जो है बक्सर जो था वो सर्वाधिक गर्म जिला बना था। इसके बाद आपका औरंगाबाद भी बना हुआ है अभी वर्तमान में। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी पूछे अगर जनरल कंडीशन का तो गया आपको टच करना है। बाकी इन केस करंट का कोई अगर डेटा आता है तो उसके तहत हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गया के सर्वाधिक गर्म होने का कारण वहाँ वृक्ष विहीन और पथरीली पहाड़ियाँ हैं, जो आपको बताएं अभी। वहाँ पहाड़ियाँ जो हैं उस पर वृक्ष नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, वो खाली हैं, इस वजह से ऐसा, ठीक है, पथरीली पहाड़ियों की वजह से ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के मैदानी भाग में गर्म और शुष्क हवा जो है वो चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है, और इसकी गति जो है वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो नॉर्मली ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो इससे वर्षा भी होती है और बिहार का दक्षिण पूर्व जो है पूर्व और मध्य भाग प्रभावित होता है। बिहार में सामान्यतः चक्रवातीय वर्षा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। नॉर्मली जो भी वर्षाएं होती हैं हम लोग जैसे नेशनल में पढ़ते हैं, सेम उसी का इम्पैक्ट जो है वो बिहार में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उसका दूसरा है आपका वर्षा ऋतु। देख लीजिए, वर्षा ऋतु सेम इस ग्रीष्म के बाद चेंज होने वाला है। बिहार में औसत वर्षा कभी कभी पूछता है कितना हो रहा है तो 125 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। जबकि यही नेशनल की बात करें तो वहाँ 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन मध्य जून तक होता है तथा वर्षा काल में बिहार के मैदान का औसत तापमान 34 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में सबसे पहले जो है वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। तराई क्षेत्र यानी जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, शिवालिक और ये हिमालय का जो है उसका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्रों में होती है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रों से वही बंगाल की खाड़ी की शाखा का विस्तार जो है बिहार में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से 8 जून तक वर्षा शुरू हो जाती है बिहार में, ही ध्यान रखिएगा। बिहार में इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट वाला। बिहार में सबसे बाद में वर्षा कहेगा तो दक्षिण पठारी क्षेत्र, जो कि बिहार का निचला क्षेत्र है, देखने को आपको मिलेगा, और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम क्षेत्र तक होता है, जो कि 15 जून तक वर्षा यहाँ शुरू होती है, और इसी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है जुलाई और अगस्त माह में होती है, इसी के आसपास सर्वाधिक वर्षा होती है, और बिहार में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। अब इसको देखिए, इजीली आप मैप पे समझिए थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान ली ये आपका बिहार का मैप है, ठीक है, बीच से गंगा नदी का प्रवाह है। अब आपको ये चीज़ इजीली समझाते हैं। जैसे देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको क्या होगा, वर्षा की मात्रा में कमी। तो उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ जब भी बढ़ेंगे, जैसे देखिए अगर यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा का वर्षा हम देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और जबकि अरब सागर की शाखा देखें तो ये भी जो है यहाँ से वर्षा हिमालय से टकरा करके तराई भाग में शुरू करवाता है। तो ये क्या है, उत्तर क्षेत्र से आपका दक्षिण की तरफ जब भी हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटते जाती है। तो वर्षा की मात्रा घटने की वजह से यहाँ देखे होंगे आप लोग पठारी एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ वर्षा कम होती है और सूखा का विस्तार जो है दक्षिण बिहार में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो भी वर्षा कम होती है, क्योंकि पूरब जो है इधर इस साइड में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आती है यहाँ पे वर्षा करवाते करवाते धीरे धीरे स्थल भाग में कम होते चली जाती है। तो इसीलिए पूरब से पश्चिम की तरफ भी इसका विस्तार जो है वो कम होते जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर यहाँ देखें तो वर्षा सर्वाधिक, जबकि इधर आते हैं हम लोग तो वर्षा दक्षिण बिहार में कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में वर्षा काल में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 90 से 95% वर्षा प्राप्त होती है, जबकि शाखा के रूप में कहेंगे तो सर्वाधिक वर्षा वही बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। ऐसे देखिए, नॉर्मली आप जब भी ज्योग्राफी पढ़िए तो उसको आप रिलेट करिए नेशनल वाले से, नेशनल वाले ज्योग्राफी से आप रिलेट करिएगा तो बिहार का ईजिली आप समझ पाइएगा। ठीक है, और इसको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मैप पर समझने का।
बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहेगा तो किशनगंज है, जो यहाँ की 205 सेंटीमीटर, तथा न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जबकि औसत वर्षा हम लोग के यहाँ पे 125 सेंटीमीटर है। पिछले वर्ष अगर सर्वाधिक वर्षा कहेगा तो सुपौल में, जबकि न्यूनतम अरवल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा एक डेटा के अनुसार। अब ये कुछ चीज़ें आपको रिकैप करने के लिए हैं कि अगर ये बिहार का मैप है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि हमारे यहाँ मानसून कब आता है, 8 जून को प्रवेश कर जाता है। मानसून लौटता कब है, तो 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। औसत वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कहेगा तो यही दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र आपको दिखेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। औरंगाबाद जो जगह है, सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है 101 सेंटीमीटर, जबकि सर्वाधिक वर्षा कहेगा तो किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होती है। जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहेगा तो यही नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी मैप में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शीत ऋतु। शीत ऋतु जब सूर्य की स्थिति जो होती है दक्षिणायन होती है, जैसे आपको बताया था कि उत्तरायण होती है, ठीक उसी प्रकार ये दक्षिणायन की अवस्था भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, जिसका प्रभाव बिहार में भी पड़ता है। अभी आपको बताए थे कि विषुवत रेखा पर जब दक्षिणायन होगी सूर्य की स्थिति तो सूर्य जो होगा दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, मकर की तरफ, और ये जो कर्क रेखा है इधर आपकी सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी। जब तिरछी जाएंगी तो सूर्य का प्रकाश कम जाएगा, तो कम जाएगा यहाँ पे, फिर शीत ऋतु का विस्तार शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिहार में शीत ऋतु की शुरुआत जो है मध्य अक्टूबर के बाद होती है और इस समय बिहार के मैदान का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बिहार में सबसे अधिक ठंडा दिसंबर और जनवरी माह में होता है और इस समय बिहार के मैदान का औसत तापमान 4 से 10 के बीच में होता है। सबसे ठंडा स्थान गया है, जो कि 2.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर चला जाता है। आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि सामान्यतः अगर कोई भी कहे जगह तो वो गया ही है, जहाँ पे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर दोनों मिलेगा। हाईएस्ट आपको 48 के आसपास और मिनिमम आपको 2.5 के आसपास आप देखने को मिल जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार में शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातीय हवाओं के कारण वर्षा होती है, लगभग 5 से 10%। नवंबर से फरवरी माह के बीच में जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति होती है और उसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट की ओर होती है, तो बिहार का नॉर्थ ईस्ट और मध्यवर्ती भाग जो होता है प्रभावित होता है और इस क्षेत्र में चक्रवातीय वर्षा भरपूर होती है। तो ये कुछ चीज़ें वर्षा से संबंधित थी। अब बिहार के जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये चीज़। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है इसको। अब देखिए, कुछ भूगोलवेत्ता हैं जो कि बिहार के क्षेत्र को जो है संकेतक के रूप में डिवाइड किए हैं कि इस आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। बिहार के क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, आप लोग को बताए हैं। गंगा नदी बीच से प्रवाहित होती है, एक उत्तर बिहार का मैदान और एक दक्षिण बिहार का। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों को 2 भाग में डिवाइड करके इसको एक संकेतक दिया गया है। जैसे भूगोलवेत्ता हैं कोपेन, ट्रिवार्था और थानथवेट, इनका कई बार पूछा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी और बिहार के एग्ज़ाम्स में ये इतनी बार पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल भी रुक करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोपेन हो गए, ट्रिवार्था हो गए और थानथवेट। पहले तो प्रश्न आता है कि किनके अनुसार। ठीक है, तो पहला तो कोपेन के अनुसार, ट्रिवार्था के अनुसार, थानथवेट के अनुसार, 3 हो गए आपके। अब कोपेन ने क्या किया है कि 2 भागों में बांटा है, एक तो उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण का क्षेत्र। इसी तरह से ट्रिवार्था ने भी उत्तर का फिर दक्षिण का, थानथवेट ने भी उत्तर पश्चिम का संकीर्ण क्षेत्र और दक्षिण का। ठीक है, तो ये आपको बांटा हुआ है दिखेगा। अब कोपेन मैक्सिमम पूछता है, 90% चांस है कि यही पूछता है। ठीक है, तो कोपेन ने कहा कि बिहार का जो उत्तर क्षेत्र है उसको CWG के रूप में हम लोग डिवाइड करेंगे और बिहार का दक्षिण का क्षेत्र जो है उसको AW के रूप में संकेतक यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए, ये CW जो संकेतक यूज हो रहा है ये उत्तर बिहार के लिए हो रहा है और हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर भी पूछेगा कि किसका विस्तार है, तो वो आपका CWG ही होगा। इस तरह से हमने उत्तर बिहार में CWG और दक्षिण बिहार में AW ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी का बिहार एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। ट्रिवार्था ने भी सेम उसी चीज़ों को, जैसे उत्तर का CAW और दक्षिण के क्षेत्र को AW के रूप में दर्शाया है। उसी तरह से थानथवेट ने भी उत्तर पश्चिम का संकीर्ण क्षेत्र के लिए CB-W और बिहार के अधिकांश क्षेत्र के लिए CA-W संकेतक दिए हैं। तो संकेतक आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर इनके अनुसार CWG और कम क्षेत्र पर AW है। कोपेन का बिल्कुल याद रखिएगा, 110% आपको ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
बिहार की मिट्टी की तरफ। बिहार की मिट्टी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लाइमेट से ही संबंधित है, क्लाइमेटिक चेंज से, तो ये आपको बिल्कुल आपको इसको भी देखना है। बिहार में लगभग 96% क्षेत्र पर मैदानी भाग है। आपको कई बार पिछले वीडियो से समझा चुके हैं ये किस प्रकार है, ठीक है। एक एक प्रतिशत आपको डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार, कहाँ 1%, कहाँ 3%, कहाँ 96% है, किस में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ पिछले वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको जा करके बिल्कुल देख सकते हैं। जिस पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलेगा आपको, जिसका निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। पता है कि बिहार का क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादातर आपको नदियाँ ही देखने को मिलती हैं, तो इन नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद है उसी के निर्माण से जो है बीच का मैदान जो है निर्माण हुआ है, जो कि बिहार में 96% भाग पर फैला हुआ है। बिहार की मिट्टी में कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, फेल्सपार हो गया, क्वार्टज हो गया, लौह अयस्क, अब्रक जैसे खनिज जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बिहार कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा बिहार की मिट्टी को भी 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन है देख लीजिए। पहले तो बिहार की मिट्टी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन? एक तो उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान और उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। अब इसमें कौन कौन है देखिए। उत्तर गंगा के मैदान में आपको उप हिमालयी पर्वतीय मिट्टी मिलेगी जिसको पिडमाउंट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा दलदली और तराई मिट्टी आपको दिखेगी। तीसरा पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी या बलसुंदरी मिट्टी। चौथा में नवीन जलोढ़ जिसे खादर मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये जाना जाएगा। दक्षिण गंगा के मैदान में आपको कगारी लेवी मिट्टी दिखेगी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसको कि करेल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है और बलथर मिट्टी के नाम से भी जाना जाएगा। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है वो लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये 10 प्रकार की मिट्टी जो है बिहार के 3 विस्तारित क्षेत्रों में मिलेंगी। अब इन्हीं को हम लोग मैप पर देख लेते हैं और उसके बाद इनको डिटेल में समझेंगे। ये मैप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको देखें और समझ लें कि ये क्या विस्तारित है इस, ठीक है। जैसे ये बिहार का आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आसानी से और इजी वे में समझिए ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे और एग्ज़ाम्स में आप गलती ना करें, ठीक है। ये बिहार का मैप है। इसमें देखिए बीच से गंगा नदी का विस्तार और सबसे पहले देखिए उत्तर के बिहार में मिट्टी का विस्तार। सबसे पहले आपको क्या बताए थे, उप हिमालयी पर्वतीय मिट्टी। जैसा कि आप जानते हैं हिमालय का विस्तार बिहार में केवल चंपारण जिले में है, तो यहीं पे आपको उप हिमालयी पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा आपको बताया है दलदली या तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतों के नीचे पाई जाती है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, नेपाल से सटे जिलों में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे दलदली या तराई मिट्टी, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो उप हिमालयी पर्वतीय मिट्टी है इसी को कभी कोई पुडमाउंट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर ये बोले तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई अलग से आपको गलती नहीं करनी है। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर या बलसुंदरी मिट्टी के नाम से ये विख्यात है। और ये कहाँ दिखेगा आपको, तो ये वाला एरिया जो आपको विस्तारित दिखेगा इस पूरे भाग में ये फैला हुआ है। और चौथा एरिया जो बचा है इस पे आपको नवीन जलोढ़, खादर या फिर कछारी मिट्टी के नाम से विस्तारित मिट्टी का विस्तार दिख जाएगा। उसके बाद पांचवा आपको कगारी मिट्टी दिखेगा जो कि गंगा के टाल से संबंधित है, ठीक है। ये कगारी हो जाएगी और कगारी के जस्ट बाद आपको टाल मिट्टी, टाल क्या होता है पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुके हैं विथ मैप। उसके बाद बलथर मिट्टी दिखेगा। तो बलथर मिट्टी का विस्तार देखिए, जैसे एक तराई क्षेत्र के रूप में नीचे भी बना हुआ है, ठीक है। ये पठारी एरिया जो फैला हुआ है एक पतला पट्टी, वही बलथर मिट्टी के नाम से है, ठीक है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी जो है इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। बाकी लाल पीली मिट्टी जो है वो आपको इस क्षेत्र में विस्तारित दिख जाएगी। और एक पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल जो है दक्षिण बिहार में सर्वाधिक एरिया में ये आपको विस्तारित दिख जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल 10 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो कि पूरे बिहार में आपको विस्तारित दिखेंगी। और ईजिली विथ मैप आप अगर इसको रिमेंबर करिएगा तो ये भूलेगा भी नहीं और इनकी प्रॉपर्टी, एरिया और ज़िले भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार पूछता है कि किस ज़िले में इस मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। अब चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका उत्तर गंगा के मैदान की मिट्टी। इस क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण जो है गंगा तथा उसके उत्तर के सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा आदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर बिहार का मैप है उसमें आप नदियों को पढ़ें। चलिए नदी वाला टॉपिक बार बार आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि बिहार की नदियों को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत इससे न हो रिलेटेड। प्राकृतिक एवं संरचना के आधार पर इस क्षेत्र के मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ऊपर वाला आपको बताया था, अब देख लेंगे एक एक करके। पहला है उप हिमालयी पर्वतीय मिट्टी जिसको कि पिडमॉन्ट सॉइल भी कहा जाता है। यह मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी के निचले भाग में पाई जाती है। जैसा कि आपको मैप पे दिखा रखे हैं कि जो
बिहार का कॉर्नर वाला ज़िला है, यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा आपको। इस मिट्टी में जो है जैविक पदार्थ की अधिकता होती है और यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं धान की कृषि यहाँ पे की जाती है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा मिट्टी जो था तराई या दलदली मिट्टी है। बताया है मैप में आपको कि पूरे नेपाल वाले सेक्टर में फैला रहेगा, केवल चंपारण को छोड़ करके। यह मिट्टी नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तारित पाई जाती है और यह मिट्टी लगभग वर्ष भर जलमग्न रहती है और इसमें अम्ल की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में सरसों, पटसन और जौ की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, यह मिट्टी जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से निर्मित हुआ है, जो नदी तट से दूर होता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। घाघरा गंडक और गंडक कोसी दोआब जो है इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक दिखाता है। देखिए, आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में पता ही होगा कि नदियों के द्वारा लाया गया वैसा मिट्टी जो कि नवीन होता है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, नदियों के बगल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है यहीं पे आपको मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है और इन जलोढ़ मिट्टी का भी विस्तार, जैसे देखिए मान लीजिए ये नदी है, तो एक एरिया ये हो गया जहाँ पे कि नदी का विस्तार के बगल में मिट्टी है, तो जो नवीन मिट्टी रहेगी बार बार नया होती रहेगी, तो नए वाले मिट्टी को क्या कहेंगे, खादर। और जस्ट वही दूर की मिट्टी जो कि नदियों से दूर हो और वहाँ कुछ समय के उपरांत वहाँ पे मिट्टी का विस्तार होता होगा, उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, ज्योग्राफी का टर्म है, आप लोग अच्छे से इसको समझते होंगे। इस मिट्टी में धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का की कृषि बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इस मिट्टी को देखिए पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बलसुंदरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग के लिए, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे कि बलसुंदरी का विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, तो पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। PSMD याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, आपको जल्दी नहीं भूलेगा। पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा मैप से याद रखिए देख करके, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलेगा कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है वो 4 जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नवीन जलोढ़ या खादर कछारी मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ। सभी मिट्टियों का यही है जो नदी तट के पास होता है, ठीक है। पास है तो देखिए क्या होगा, नवीन जलोढ़, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, और इसी को हम लोग कछारी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। यह मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है और इसमें नमी भी अधिक पाई जाती है क्योंकि नदियों के नज़दीक होता है। इस मिट्टी में जो है गेहूं की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, ध्यान रखिए किसका, गेहूं का। इसके अलावा इसमें जूट, मक्का, मूंग, इसकी कृषि भी अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए अब इसमें मुख्य रूप से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और अररिया के क्षेत्र में इसको कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लेता है कि कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और अररिया, 4 जगह पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये सब PYQ आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो था हम लोग का, दक्षिण गंगा के मैदान की मिट्टी। उत्तर गंगा के मैदान में हम लोगों ने 4 मिट्टी का विस्तार देख लिया, ठीक है। अब दक्षिण गंगा में देख लेते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी में जो है निर्माण वही गंगा नदी और उसके सहायक नदियाँ इसमें दक्षिण की होंगी, जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि नदियाँ जो हैं इनके द्वारा लाए गए अवसाद और जमाव से हुआ है। अब इनका विस्तार अगर आप देखिएगा तो जैसे देखिए हम लोग बिहार का मैप बनाते हैं अगर आपके सामने एक, तो यहाँ से गंगा नदी आपको देखिए कर्मनाशा नदी देखने को मिल जाएगी, फिर सोन नदी, फिर पुनपुन नदी, फल्गु नदी और क्यूल नदी, इनका विस्तार जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र की मिट्टी को जो है क्षेत्रीय विस्तार और संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, आपको जैसा बताए थे। पहला कगारी मिट्टी, जिसको कि लेवी सॉइल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक टर्म यूज़ कर सकता है। अगर लेवी सॉइल भी पूछ दे या कगारी मिट्टी, दोनों एक ही होगा। यह गंगा के तटीय दक्षिणी तट पर प्राकृतिक तटबंध के ऊपर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। मैप पे दिखाए हैं आपको ऊपर। इस मिट्टी में जो है साग सब्जी की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, यानी कि पटना से भागलपुर तक का विस्तार जो है आप देखने को इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट मिट्टी जो था वो टाल मिट्टी है, ठीक है। टाल मिट्टी देख लेते हैं। यह मिट्टी जो है कगारी मिट्टी के दक्षिण में पटना से भागलपुर तक विस्तारित है, जो कि पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर के रूप में विस्तारित है। आप देख सकते हैं, मैप ले करके बैठिए जब भी ये सब चीज़ें पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक का आपको एरिया आपको दिख जाएगा, जो कि पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है 8 से 10 किलोमीटर है, लेकिन ये इसकी औसत चौड़ाई 5 के आसपास
है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह मिट्टी जो है वर्षा काल में जलमग्न हो जाती है, लेकिन रवि वाले में फिर से आ जाती है। तो इसमें देखिए पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ये नदियाँ जो हैं इनसे मिल करके ये टाल का निर्माण करते हैं। टाल क्या है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो नदियों के किनारे का क्षेत्र है जो कि जलमग्न रहता है ज़्यादातर समय, लेकिन कुछ समय यह क्या होता है कि एक टीले के रूप में, एक द्वीप के रूप में ऐसे ही फैल जाता है, एकदम छिछले रूप में। ठीक है, तो वो जो होता है टाल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दलहन की कृषि के लिए भी आदर्श मिट्टी के रूप में जानी जाती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए पटना में कई बार पूछता है कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो पटना के मोकामा में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और बीपीएससी का या PYQ भी है, तो आपको तो और अच्छे से इसको याद रखना है कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मोकामा में है। नेक्स्ट है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि हम लोग करेल या कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तार जैसे दक्षिण बिहार में हम लोग देखते हैं सर्वाधिक है, तो इसी को देखते हैं। दक्षिण के मैदान में जो है सबसे अधिक क्षेत्र पर यह मिट्टी पाई जाती है और जिसमें सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता है, और यह मिट्टी जो है धान, गेहूँ, दलहन और तिलहन के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में जो है वो चिक्का यानी कि क्ले, बजरी, इस सब का मिश्रण पाया जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में है। और नेक्स्ट है आपका बलथर मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी जो है वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में निचले भाग में, ठीक है, उत्तर की ओर, मतलब निचले भाग में देखिएगा तो उत्तर की ओर, और पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर के पूर्व में बांका तक विस्तारित है। यह 2 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा फैला हुआ है, यानी कि बिहार का मैप आप ये कुछ इस तरह से देखिएगा तो एक पतला पट्टी आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका विस्तार है इसका। यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, लेकिन आलू हो गया, अरहर हो गया, दलहन, ज्वार, बाजरा, इस सब का खेती जो है इस पर किया जा सकता है, इसके लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कौन सा, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी। अब इसमें भी 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएंगी, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। टोटल 8 प्रकार की मिट्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पठार का विस्तार है, जिसके ऊपर मिट्टी पाई जाती है, जिसे उच्चावच और संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए उच्चावच जो क्या था आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, पृथ्वी के धरातल का वो ऊंचा नीचा स्थान जो कि उच्चावच के रूप में भी है, वो भी 3 भागों में विभाजित है। पहले श्रेणी का उच्चावच, दूसरा, तीसरा, ये सब आपको ऑलरेडी बता रखे हैं पीछे वीडियो में। चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला तो है आपका लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, इसका क्या है, तो इस मिट्टी का निर्माण जो है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के टूटने से हुआ है, और बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर है कहाँ मिलता है, तो कैमूर और रोहतास के पठार वाले ज़िले में मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका विस्तार जो है इन 2 ज़िलों में आपको देखने को मिलता है। इस मिट्टी में जो है ज्वार, बाजरा, चने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, और ये एक कृषि के लिए सोर्स भी है। दूसरा मिट्टी था आपका लाल पीली मिट्टी, इसको देख लीजिए। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो आपको ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट चट्टान के टूटने से होता है, जो खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में जो है दलहन और मोटे अनाज की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, इस मिट्टी का रंग जो है लौह अयस्क के कारण ही लाल और पीला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। इसमें नॉर्मली देखिए जब मिट्टी भीगती है तो लाल हो जाती है, और जब सूखती है तो पीली हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ इसमें स्पेशल फैक्ट हैं, उसको याद रखेंगे। संपूर्ण बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर कहेगा तो कछारी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पूरे बिहार में पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो वो कछारी मिट्टी हो जाएगी, ये याद रखिएगा, PYQ भी है। पिछले उत्तर के क्षेत्र में सबसे अधिक पूछेगा कौन सी मिट्टी है, तो वो भी कछारी मिट्टी ही है। जबकि दक्षिण बिहार में पूछ दे कि कौन सा मिट्टी सबसे अधिक फैला हुआ है, तो वो करेल कैवाल मिट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर बिहार में कछारी, दक्षिण बिहार में करेल कैवाल और ओवरऑल कछारी। ठीक है, याद रखेंगे। गया, नवादा, जमुई और बांका जिले के दक्षिणी क्षेत्र में जो है वो मिट्टी में अभ्रक का अंश पाया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र में मिट्टी को अभ्रक मिट्टी या फिर चमकीली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि अभ्रक जो होता है चमकता है, देखे होंगे आप इसको अच्छे से, तो ये चमकता है, इसीलिए इस क्षेत्र में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में देखिए हमको 2 चीज़ें पढ़ना है, बिहार की नदियाँ और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको लेकर के। तो इसके लिए हम आपको एक नया वीडियो दे देंगे, फ्रेश वीडियो, जिसमें कि अपवाह तंत्र से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, और उसमें आपको बिहार की नदियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको थ्योरेटिकली आपको मैप के थ्रू समझाया जाएगा। जिसमें देखिए अगर आप देखना चाहें तो मैप पर इसका वीडियो पूरा आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये कुछ
आपको नदियाँ हैं, इनका पूरा डायमेंशन है, उद्गम है, कहाँ है, क्या विस्तार है, सब कुछ आपको टोटल देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक अगर आप आए हैं तो अब आज आपको जलवायु या फिर मिट्टी के बारे में कहें या फिर मानसून के बारे में कहें, यहाँ पे ऋतुओं की बात करें, आपको इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगर मानसून की बात करें तो आपको नॉर्मल एक चीज़ देखिए समझा देते हैं। जैसे अगर आप मैप पे पढ़ रहे होंगे भारत वाला, तो आप लोग को पता होगा कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार है, और यहाँ से जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, पता होगा कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तिब्बत में, वही तिब्बत का पठार गर्म होता है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं जो जाकर के यहाँ मेडागास्कर में डाउन होती हैं, मेडागास्कर के डाउन होकर के फिर ये दक्षिण पूरब की ओर बढ़ने लगती हैं, फिर विषुवत रेखा से टकरा करके कोरियालिस पल से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती हैं। यही भारत के कन्याकुमारी तट से टकराता है जो कि अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा के रूप में विभाजित हो जाता है। और यही अरब सागर की शाखा सबसे पहले भारत में केरल के तट पे वर्षा करवाता है, जहाँ की एक तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र और दूसरी तरफ सर्वाधिक वर्षा करवाता है। और यही अरब सागर की शाखा जो है भारत में वर्षा करवाते हुए और यहाँ अरावली से समानांतर होते हुए दिल्ली तक निकल जाती है। और इसी का जो है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ कोरोमंडल तट से समानांतर बह जाता है, यहाँ वर्षा नहीं करवाता, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से पानी पुनः लेकर के यह जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश में सेंटेक्सियन बिंड यहाँ पे है, वहीं से टकरा करके यह पश्चिम की ओर घूम जाता है और यहीं से आकर के ये बिहार में पूरा वर्षा करवाता है, और बिहार में वर्षा करवाते हुए मध्य क्षेत्र में भी वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, तो ये आपको मानसून दिखेगा और इसी मानसून का इम्पैक्ट आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप नेशनल का ज्योग्राफी पढ़ रखे हैं तो आपको ईजिली जो है वो बिहार का ज्योग्राफी समझने में आसान होगा, क्योंकि सब कुछ आपको नेशनल वाला ही मिलेगा, बस कुछ फैक्ट जो हैं, कुछ स्थितियाँ हैं, कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो आपको नवीन देखने को मिल जाएंगी। तो डोंट वरी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको नेशनल का या फिर बिहार का। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको रिलेटेड फैक्ट चाहिए या फिर कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई और भी गाइडेंस चाहिए या फिर किसी तरह का कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए जो कि आने वाली बिहार की एग्ज़ाम्स के लिए है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अपवाह तंत्र, बिहार की नदियाँ और जितने भी जल तंत्र हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपसे कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न न बचे और इजीली आप उसमें 100+ का टारगेट अपना कंप्लीट कर लें और पीटी के बाद मेंस में आप एंट्री करें। मेंस एक इजी सब्जेक्ट है जिसको जानना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।